जरा सोचिए, दंडकारण्य का वो घना जंगल, पेड़ों से छनकर आती हुई सूरज की किरणें और और एक शांत सा आश्रम। हम्म। और उसी हरियाली और शांति के बीच अचानक कुछ ऐसा दिखता है जो जो वहां का है ही नहीं। सोने की तरह चमकता, माणिक जैसी आंखों वाला एक हिरण। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सच था या सिर्फ एक माया, एक बहुत ही खूबसूरत धोखा। और क्या, क्या क्या एक पल की इच्छा इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक की वजह बन सकती है? हाँ, और यही सवाल इस कहानी को हजारों साल बाद भी इतना प्रासंगिक बनाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये तो मतलब इंसानी मनोविज्ञान, इच्छाओं और धोखे की एक पूरी केस स्टडी है। सही कहा। आज हम रामायण के उसी प्रसिद्ध प्रसंग स्वर्ण मृग की कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो इस घटना के पीछे के इरादों, किरदारों के मानसिक द्वंद्व और इसके गहरे संदेशों को परत दर परत खोलते हैं। मतलब हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे सौंदर्य और मोह का इस्तेमाल एक एक हथियार की तरह किया जा सकता है। और कैसे एक बहुत सोचा समझा षड्यंत्र सबसे मजबूत रिश्तों और सुरक्षा घेरों को भी तोड़ सकता है। और ये समझना तो देखिए, आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे षड्यंत्र की नींव कहाँ और क्यों रखी गई? उस समय राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में एक बहुत शांत सरल जीवन जी रहे थे। हाँ, और उनकी यही शांति रावण के लिए सबसे बड़ी अशांति का कारण थी। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ था और इसके मन में वो प्रतिशोध की आग जल रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रावण, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था, उसने सीधा हमला नहीं किया। हाँ, ये बात सोचने वाली है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि राम और लक्ष्मण को एक साथ युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन है। तो उसने छल का रास्ता चुना। ये उसकी रणनीति के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि वो एक चतुर रणनीतिकार था। उसने उनकी सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने की सोची। और उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका साथ होना, उनकी एकता। बिल्कुल। रावण का पूरा प्लान इसी एकता को तोड़ने पर आधारित था। उसने एक ऐसा जाल बुना जो बाहर से खूबसूरत दिखे, लेकिन जिसका असली मकसद था सीता का अपहरण करके राम को भावनात्मक रूप से तोड़ना। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि मृग तो सिर्फ एक मोहरा था, इस पूरे षड्यंत्र का नाम ही स्वर्ण मृग था। और फिर वो मोहरा सामने आता है। एक दिन सीता आश्रम के पास फूलों को देख रही होती हैं, और तभी उनकी नजर उस अद्भुत मृग पर पड़ती है। स्रोत में उसका वर्णन बहुत बहुत ही काव्यात्मक है। उसका शरीर पिघले हुए सोने जैसा, सींग इंद्रधनुषी, आंखें नीलम और माणिक से जड़ी हुई। मतलब उसके चलने में भी एक अजीब सी मोहकता थी। उसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। वो कोई प्राकृतिक जीव था ही नहीं, वो एक आइडिया था जिसे मारीश नाम के राक्षस ने साकार रूप दिया था। एक आइडिया। हाँ, उसका एकमात्र उद्देश्य था आकर्षण पैदा करना, एक ऐसी इच्छा को जन्म देना जिसे जिसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल हो। और हुआ भी वही। सीता उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गईं। उन्होंने राम से कहा, प्राणनाथ, मैंने अपने जीवन में ऐसा सुंदर हिरण कभी नहीं देखा। अगर ये जिंदा पकड़ा जाए तो ये हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएगा और अयोध्या लौटने पर हमारे महल का गौरव बनेगा। यहाँ पर उनकी इच्छा बहुत सहज और मानवीय लगती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का पहला मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। ये है इच्छा का मनोविज्ञान। जब हम कोई असाधारण रूप से दुर्लभ या सुंदर चीज देखते हैं, तो हमारे मन में उसे पाने की, उस पर अधिकार करने की एक तीव्र इच्छा पैदा होती है। हाँ, ये तो होता है। और ये इच्छा अक्सर तर्क से परे होती है। सीता की ये सरल सी चाहत अनजाने में ही रावण के विनाशकारी प्लान का पहला कदम बन जाती है। लेकिन राम ने तो इसे पहचान लिया था। उन्होंने तुरंत कहा, सीते, ये सामान्य मृग नहीं लगता, सोने का हिरण भला कहाँ होता है? सही। यह निश्चित ही कोई मायावी राक्षस है जो हमें धोखा देने आया है। यहाँ पर साफ तौर पर विवेक और मोह का टकराव दिखता है। हाँ, और ये कहानी का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा है। एक तरफ राम का अनुभव और लक्ष्मण का संदेह है, और दूसरी तरफ सीता का मोह, उनका आग्रह है। ये स्थिति दिखाती है कि एक तीव्र इच्छा कैसे हमारे विवेक पर एक तरह से पर्दा डाल सकती है। सीता के लिए उस पल में उस मृग को पाने की खुशी किसी भी संभावित खतरे से कहीं ज्यादा बड़ी और वास्तविक लग रही थी। अच्छा।
वो राम के तर्कों को एक आशंका के रूप में देख रही थी, जबकि मृग का सौंदर्य उनके लिए एक ठोस सच्चाई थी। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर राम जानते थे कि यह एक धोखा है, तो वे सीता की बात मानकर उसके पीछे गए क्यों? क्या हमारे स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है और स्रोत इसकी कई परतें खोलते हैं। पहली परत तो सीधी है, पत्नी प्रेम। वो सीता को निराश नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक और गहरा स्तर है, राम ये भी साबित करना चाहते थे कि अगर ये राक्षस है भी, तो वो उसका अंत करके उस जगह को सुरक्षित करेंगे। उन्होंने कहा था, अगर ये माया है तो मैं इसका वध कर दूंगा। अच्छा, तो ये भी एक कारण था। हाँ, तो उनका जाना सिर्फ सीता की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं था, बल्कि एक खतरे को खत्म करने का कर्तव्य भी था। लेकिन प्रेमवश लिया गया ये कर्तव्य रावण की योजना का अगला कदम बन गया। और यहीं से रावण की योजना असल में काम करना शुरू करती है। वो मृगरूपी मारीच राम को बहुत दूर घने जंगल में ले जाता है। हाँ, वो उन्हें थकाता है, छकाता है। और अंत में जब राम समझ जाते हैं कि ये हाथ नहीं आएगा, तो वे बाण चलाते हैं। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन मरने से पहले वो रावण की योजना के सबसे कुटिल हिस्से को अंजाम देता है। हाँ, वो हिस्सा जो आज भी सुनकर सिहरन पैदा कर देता है। मरते हुए मारीच ने ठीक राम की आवाज में चीखकर कहा, हा सीते हा लक्ष्मण, और ये पुकार हवा में तैरती हुई आश्रम तक पहुंचती है। इस धोखे की तकनीक को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक विजुअल इल्यूजन, मतलब दृश्य भ्रम नहीं था। नहीं, यह एक ऑडिटरी इल्यूजन यानी श्रव्य भ्रम था, जो कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आवाज सीधे हमारी भावनाओं पर हमला करती है। इस पुकार को खास तौर पर सीता के मन में डर और व्याकुलता पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हथियार था। और उसने अपना काम बखूबी किया। आवाज सुनते ही सीता का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि उनके पति, जो सर्वशक्तिमान है, आज किसी भयानक संकट में है। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत जाने को कहा। और लक्ष्मण ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, देवी चिंता न करें, भैया राम को कोई संकट में नहीं डाल सकता। यह निश्चित ही वही माया है जिसके बारे में उन्होंने हमें चेताया था। वो उस वक्त तर्क और विवेक की आवाज थे। लेकिन उस समय सीता का मन डर और चिंता से इतना भर गया था कि कोई भी तर्क उन तक पहुंच ही नहीं रहा था। उन्होंने लक्ष्मण पर जो कठोर वचन कहे, वे शायद डर और बेबसी की ही उपज थे। उन्होंने लक्ष्मण पर ऐसे आरोप लगा दिए कि उनके लिए वहां एक पल भी रुकना असंभव हो गया। बिल्कुल, भावनाओं के उस ज्वार ने लक्ष्मण के विवेक के बांध को तोड़ दिया। उन्हें ना चाहते हुए भी जाना पड़ा, और जाने से पहले उन्होंने आश्रम के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा। हाँ, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और सीता से उसे किसी भी हालत में पार न करने का आग्रह किया। और जैसे ही लक्ष्मण उस रेखा को लांघकर आंखों से ओझल हुए, रावण का षड्यंत्र सफल हो गया। स्वर्ण मृग ने अपना काम पूरा कर दिया था। हाँ, उसने पहले राम को दूर किया और फिर अपनी झूठी पुकार से लक्ष्मण को। आश्रम खाली था, रावण के लिए रास्ता साफ था। यह दिखाता है कि कैसे एक सोचा समझा भ्रम भावनाओं का इस्तेमाल करके सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे को भी तोड़ सकता है। राम और लक्ष्मण का साथ ही तो सीता की असली सुरक्षा थी। तो ये पूरी कथा हमें क्या सिखाती है? अगर हम इसके संदेशों को आज के संदर्भ में देखें तो क्या बातें निकल कर आती हैं? देखिए, अगर हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह न देखकर एक प्रतीक की तरह देखें तो स्वर्ण मृग आज भी जिंदा है। अच्छा। हाँ, ये एक रूपक है, एक मेटाफर है, हर उस चीज के लिए जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखती है, लेकिन असल में एक धोखा होती है। एक प्रतीक। मैं तो इसे कहानी का एक पात्र ही समझ रही थी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये स्वर्ण मृग आज भी हमारे आसपास है? ये तो बड़ा दिलचस्प विचार है। कैसे? बिल्कुल है, जरा सोच कर देखिए। स्रोत बताते हैं कि मृग 3 चीजों का प्रतीक था: दुर्लभता, सौंदर्य और मोह। दुर्लभता, सौंदर्य और मोह। आज के दौर में ये स्वर्ण मृग हमें कहाँ दिखता है? ये हमें गेट रिच क्विक स्कीम्स में दिखता है, जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करती हैं, सोने की तरह चमकती हैं, पर असल में आपका सब कुछ लेके गायब हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही उदाहरण है। लोग अपना विवेक खोकर ऐसी योजनाओं में पैसा लगा देते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें धोखा हो सकता है। और देखिए, ये स्वर्ण मृग आज सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर कल्चर के रूप में भी मौजूद है। हाँ। हमें एक परफेक्ट एडिट की हुई, हमेशा खुशहाल और कामयाब जिंदगी दिखाई जाती है। हाँ। वो इतनी आकर्षक लगती है कि हम अपनी वास्तविक जिंदगी से असंतुष्ट होने लगते हैं। हम उस नकली मृग के पीछे भागने लगते हैं, उस जैसी तस्वीरें पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं,
और इस प्रक्रिया में हम अपने मानसिक सुकून और संतोष के आश्रम से बहुत दूर निकल जाते हैं। वाह, ये तुलना तो एकदम सटीक बैठती है। हम एक ऐसे सौंदर्य के पीछे भाग रहे हैं जो वास्तविक है ही नहीं, और इस प्रक्रिया में हम अपनी असलियत को खो रहे हैं। और मारीच की वो झूठी पुकार, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, उसका आज के दौर में क्या रूप है? वो है फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा। एक ऐसी आवाज जो सच की तरह लगती है, जो हमारे डर और गुस्से को भड़काती है और हमें बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देती है। सही बात है। जैसे सीता ने लक्ष्मण के तर्कों को नहीं सुना, वैसे ही हम भी उस फेक न्यूज के भावनात्मक आवेश में आकर तर्क और सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं जो रिश्तों और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। वो आवाज हमें हमारे विवेक रूपी लक्ष्मण से दूर कर देती है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि ये कहानी हमें हर चमकने वाली चीज पर संदेह करने को कहती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं और सबसे बड़ा हथियार हमारा विवेक। बिल्कुल। हाँ, और ये हमें ये भी सिखाती है कि सुरक्षा केवल बाहरी रेखाओं से, जैसे लक्ष्मण रेखा से नहीं होती। असली सुरक्षा वो आंतरिक समझ, विवेक और भावनात्मक स्थिरता से होती है। अगर सीता उस क्षण में अपने डर पर काबू पाकर लक्ष्मण के विवेक पर भरोसा कर लेती तो शायद कहानी कुछ और होती। शायद। हमारे स्रोत एक सवाल के साथ समाप्त होते हैं। क्या हम उसे पहचान पाएंगे? मतलब क्या हम अपने दौर के स्वर्ण मृग को पहचान पाएंगे? लेकिन मुझे लगता है इस चर्चा के बाद असली सवाल कुछ और है। वो क्या? असली चुनौती शायद बाहरी दुनिया में घूम रहे स्वर्ण मृग को पहचानने में उतनी नहीं है जितनी हमारे अपने भीतर की उन इच्छाओं, उन असुरक्षाओं और उन कमजोरियों को समझने में है जो हमें उन मृगों के प्रति आकर्षित करती हैं। मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, शायद असली लड़ाई बाहर के धोखे से नहीं बल्कि अंदर के मोह से है। अगर हम अपने मन को समझ लें तो बाहर का कोई भी स्वर्ण मृग हमें हमारे आश्रम से दूर नहीं ले जा पाएगा।